31 अक्टूबर 2001, जगह कोडाईकनाल। तमिलनाडु सरकार के दो फॉरेस्ट गार्ड गुरु गणेशन और रमन हमेशा की तरह जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो आसपास की वन्यजीव गतिविधियों को अपने नोटपैड में दर्ज करते और समय समय पर हेड ऑफिस को रिपोर्ट भेजते थे। लेकिन उस दिन उन्हें कुछ असामान्य नजर आया। एक नौजवान आदमी की निर्जीव बॉडी। लाश को देखकर ही अंदाजा हो गया कि मृतक किसी बाहरी इलाके से था, क्योंकि उसके पहनावे से वो स्थानीय व्यक्ति नहीं लग रहा था। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस आदमी के हत्या गला घोंटकर की गई थी, यानी ये एक साफ साफ मर्डर केस था। पुलिस ने शव को दफना दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस का एक शक बेहद रसूखदार इंसान पर गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तमिलनाडु में डोसा किंग के नाम से जाना जाता था, पी राजगोपाल। राजगोपाल कोई आम आदमी नहीं था। वो भारत के सबसे सफल रेस्टोरेंट चेन भवन का मालिक था। उसके पास अपार दौलत थी, पावर थी और लाखों लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन सवाल ये था कि उसका नाम इस हत्या से कैसे जुड़ गया। एक ऐसी लाश जो कोडाईकनाल की पहाड़ियों में मिली थी। इस पहले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस सफर पर जिसने राजगोपाल को डोसा किंग से एक आपराधिक मामले का मुख्य संदिग्ध बना दिया। राजगोपाल की कहानी शुरू होती है आजादी से ठीक 10 दिन पहले तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में। एक गरीब परिवार में जन्मे इस बच्चे का नाम रखा गया पिचई राजगोपाल। वो नादर समुदाय से था, एक ऐसा समुदाय जिसने कभी ताड़ी बेची थी, लेकिन समय के साथ व्यापार की दुनिया में कदम रख दिया। हालांकि यह समुदाय मेहनती था, लेकिन राजगोपाल का परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था। गरीबी के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और छोटी मोटी नौकरियां करने लगे। 21 साल की उम्र में उन्होंने कुडुम्बकम शहर में एक छोटी सी किराना दुकान खोली और उसका नाम रखा मुरुगन स्टोर, अपने आराध्य देवता के नाम पर। उसी साल उन्होंने वल्ली अमल से शादी कर ली। अगले 10 सालों में उन्होंने अपनी दुकानें चेन्नई के केके नगर इलाके में भी खोल ली थी, लेकिन उनकी असली पहचान तो अभी बननी बाकी थी। एक दिन जब वो अपने दुकान पर बैठे थे, एक ग्राहक आया और शिकायत करने लगा, भाई इस इलाके में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, कम से कम 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बस इसी बात ने राजगोपाल के दिमाग की बत्ती जला दी। उन्होंने सोचा, अगर यहाँ खाने की कोई अच्छी जगह नहीं है तो क्यों न मैं खुद एक रेस्टोरेंट खोलूं, जहाँ एक मिडिल क्लास परिवार स्वादिष्ट और शुद्ध खाना खा सके। एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलने का विचार राजगोपाल के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया, लेकिन उसे इस पर आखिरी मुहर तब लगी जब वो एक ज्योतिषी से मिला। ज्योतिषी ने कहा, ऐसा काम करो जिसमें लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करें। बस यही बात राजगोपाल के मन में घर कर गई। अब अगला सवाल था, रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि उनके किराने की दुकान का नाम मुरुगन स्टोर था और भगवान मुरुगन का एक और नाम सरपान भी है। इसलिए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम सरपान भवन रखने का फैसला किया। 14 दिसंबर 1981 चेन्नई के एक कम विकसित इलाके में राजगोपाल ने पहला रेस्टोरेंट खोला। यहाँ उन्होंने डोसा, इडली और वड़ा बेचना शुरू किया। उस समय चेन्नई में अच्छे रेस्टोरेंट की बहुत कमी थी। दरअसल खाने के विशेषज्ञ कृष्णेंदु रेयर एंड वे का कहना है कि उस दौर में लोग घर के बाहर खाना पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि राजगोपाल के एक बिजनेस एडवाइजर ने उसे सलाह दी, अगर पैसा कमाना है तो सबसे सस्ती सब्जियां खरीदो और कर्मचारियों को कम से कम सैलरी दो। लेकिन राजगोपाल ने इस सलाह के उलट किया। उसने टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स खरीदे और अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी दी। धीरे धीरे लोगों तक इसकी खबर फैलने लगी और रेस्टोरेंट पर भीड़ बढ़ने लगी। राजगोपाल खाने की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करता था। वो छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखता। सांभर में इस्तेमाल होने वाली लाल मिर्च सिर्फ गुंटूर के होलसेलर से आती थी और इमली कर्नाटक के तुमकुर जिले से मंगवाई जाती। साफ सफाई के लिए वो कर्मचारियों के बाल कटवाने, साबुन और नेल कटर तक के पैसे
खुद देता था। उसने अपने स्टाफ के लिए ऐसे फायदे दिए जो आज भी कई कंपनियां नहीं देती। हर कर्मचारी के 2 बच्चों की मुफ्त शिक्षा, लाइफ इंश्योरेंस, पोंगल पर पूरे परिवार के लिए नए कपड़े। इसी वजह से सरवना भवन के कर्मचारी उसे भगवान मानते थे और प्यार से अन्नाची यानी बड़े भाई बुलाते थे। पर वो नहीं जानते थे कि जिसे वो भगवान मान रहे हैं वो एक शैतान भी साबित हो सकता है। अब कहानी चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर की ओर बढ़ती है। यहाँ एक परिवार था, माँ, बाप, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम था जीव ज्योति। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पिताजी का बिजनेस फेल हो गया था और उन पर 3 लाख का कर्ज था। नौकरी की तलाश में वो चेन्नई पहुँचे और सरवना भवन के नगर ब्रांच में उन्हें नौकरी मिल गई। परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया इस उम्मीद में कि अन्नाची उनकी किस्मत बदल देगा। राजगोपाल अपने कर्मचारियों को बैंक से भी ज्यादा ब्याज देता था, इसलिए लगभग सभी कर्मचारी अपनी बचत उसके पास जमा कर देते। जीव ज्योति के परिवार ने भी अपनी पूरी संपत्ति राजगोपाल को सौंप दी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। जीव ज्योति के पिताजी असिस्टेंट मैनेजर बन गए। रेस्टोरेंट के पास उन्हें घर भी दे दिया गया, वो भी बिना किसी किराए के। परिवार को लगने लगा कि मानो उनकी किस्मत चमक गई हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो अपना उद्धारक समझ रहे थे वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। जीव ज्योति अब 15 साल की हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती लोगों का ध्यान खींचने लगी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और घने बाल उसे सबसे अलग बना देते। जब वो बाहर निकलती तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते। परिवार के लिए बेटी को मिल रही ये अटेंशन एक अलग चिंता थी, लेकिन उनकी प्राथमिकता अपने बेटे की पढ़ाई थी। उन्होंने उसके लिए एक मैथ्स ट्यूटर की तलाश की और प्रिंस शांता कुमारी को चुना। प्रिंस के आने के बाद बेटे की पढ़ाई में सुधार हुआ और पूरा परिवार उससे इम्प्रेस हो गया। इसी बीच राजगोपाल की नजर भी इस परिवार पर बढ़ने लगी। इसी दौरान राजगोपाल दूसरी शादी करता है। हालांकि भारत में 2 शादियां गैर कानूनी है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये उतनी रेयर बात नहीं मानी जाती। इससे वहाँ चिन्वे 2 यानी छोटा घर कहा जाता है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि राजगोपाल की दूसरी पत्नी असल में उसकी बावर्ची की बीवी थी। जब बावर्ची ने इसका विरोध किया तो राजगोपाल के दबाव और डर के कारण उसे अपनी पत्नी को सौंपना पड़ा। पर यह शादी भी राजगोपाल की इच्छाओं को खत्म नहीं कर पाई। अब उसकी नजर जीव ज्योति पर थी। राजगोपाल को धीरे धीरे ये खटकने लगा कि जीव ज्योति के परिवार में प्रिंस का आना जाना बढ़ गया है। उसने जीव ज्योति के माता पिता से कहा कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो रही है, ये ट्यूटर ठीक नहीं है, उसे हटा दो। लेकिन परिवार ने उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने प्रिंस को घर आने दिया और बेटा उसी से ट्यूशन लेता रहा। राजगोपाल ये अपमान सहन नहीं कर पाया। उसने बदला लेने के लिए परिवार से उनका घर छीन लिया और जीव ज्योति के पिता की नौकरी भी खत्म कर दी। अब परिवार आर्थिक संकट में आ गया। जीव ज्योति के पिता मलेशिया चले गए पैसे कमाने के लिए, जबकि बाकी परिवार चेन्नई में ही रह गया। पर पिता के जाते ही राजगोपाल ने जीव ज्योति के माँ से बातचीत शुरू कर दी। इसी दौरान प्रिंस और जीव ज्योति एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार में पड़ गए। 28 अप्रैल 1998 को 18 साल की जीव ज्योति अपने घर से भाग गई और प्रिंस से शादी कर ली। उन्होंने साउथ चेन्नई के कोटिवाकप इलाके में अपना घर बसा लिया। शुरुआती 2-3 साल उनकी जिंदगी खुशहाल रही, पर 2001 में उनकी जिंदगी में एक शैतान की एंट्री हुई, राजगोपाल। 2001 में जीव ज्योति ने अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करने का फैसला किया। प्रिंस ने भी इसमें उसका साथ दिया, लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि पैसों की कमी। उनके पास बैंक से लोन लेने के लिए कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए जीव ज्योति
अपने माँ के पास गई और कहा, माँ मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम किसी को जानती हो जो मदद कर सके? माँ ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक इंसान को जानती हूँ, राजगोपाल। राजगोपाल को जब ये खबर मिली तो वो मुस्कुराया और उसने कहा, पैसों की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पर राजगोपाल ने 2 शर्तें रखी। लोन उसे किश्तों में मिलेगा, हर किश्त लेने से पहले उसे एक क्रियाकर्म पूरा करना होगा। राजगोपाल ने बताया कि ये क्रियाकर्म चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर वेल्लोर में होंगे, जहां उसके गुरु रहते थे। हर शुक्रवार जीव ज्योति को वहां जाकर पूजा करनी होगी, तभी उसे पैसा मिलेगा। पहले 2 शुक्रवार को उसे 50,000 दिए गए। 5वें शुक्रवार को उसे 5 लाख का ब्लैंक चेक सौंपा गया। इसी पैसों से 23 अगस्त 2001 को जीव ज्योति और प्रिंस ने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली। अब राजगोपाल मान चुका था कि जीव ज्योति उसकी है। उसने उसे बार बार अपने घर बुलाना शुरू किया। राजगोपाल अब पूरी तरह से जुनूनी हो चुका था। दिन रात वो जीव ज्योति पर नजर रखता, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाता, लेकिन जीव ज्योति इन्हें लेने से इनकार कर देती तो वो बुरी तरह से गुस्सा हो जाता। कुछ समय बाद जीव ज्योति अचानक बीमार पड़ गई। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब उसके मेडिकल टेस्ट हो रहे थे, अचानक राजगोपाल अपने निजी डॉक्टरों के साथ उसके कमरे में घुस आया। उसके डॉक्टर जीव ज्योति की रिपोर्ट देखते हैं और बताते हैं कि इस अस्पताल में नहीं, हमें इसे दूसरे अस्पताल में ले जाना होगा। राजगोपाल तुरंत बताता है, अभी इसे यहाँ से डिस्चार्ज करो। उसके हाथ में एक मोबाइल भी था। कोई भी परेशानी हो तो सीधे मुझे कॉल करना। इसके बाद जीव ज्योति को एक नए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम घर जा सकते हो। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। प्रिंस को बुलाया गया। डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हें अस्पताल आना होगा एक जरूरी मेडिकल टेस्ट के लिए। और फिर राजगोपाल के निर्देश पर प्रिंस को एक सीमेंट टेस्ट के लिए मजबूर किया गया। राजगोपाल के गुंडे प्रिंस को उसके घर से उठा ले गए और जबरन अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने प्रिंस से कहा, शायद तुम्हें HIV है, तुम्हें फौरन टेस्ट करवाना होगा। इसी दौरान राजगोपाल ने जीव ज्योति को कॉल किया। उसने बताया कि प्रिंस को HIV है, वो तुम पर काला जादू कर रहा है ताकि तुम्हें और ग्लैमरस बना सके। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमरस शब्द का एक गंदा मतलब होता था। राजगोपाल ने उससे कहा, प्रिंस ने तुमसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की है, वो तुम्हें मूवी इंडस्ट्री में डालना चाहता है और तुम्हारी खूबसूरती बेचकर पैसे कमाना चाहता है। इसी बात पर जीव ज्योति ने उसका फोन काट दिया। बाद में दरवाजे पर राजगोपाल खड़ा था, साथ में जीव ज्योति का पूरा परिवार भी। राजगोपाल गुस्से से चिल्लाया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी को तमीज नहीं है। हजारों लोग मेरी एक कॉल के लिए तरसते हैं और ये मेरी कॉल काट देती है। मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, जीव ज्योति ने धमकी दी। राजगोपाल ने उसे अपना फोन पकड़ाया और हंसते हुए कहा, किसी भी पुलिस स्टेशन में कॉल कर लो, मैं चेन्नई के हर एक पुलिस अफसर को खरीद चुका हूँ। फिर उसने प्रिंस की तरफ देखा और गरजते हुए बोला, या तो जीव ज्योति मेरी तीसरी बीवी बनेगी या फिर चुपचाप मेरे साथ चलेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है फैसला करने के लिए। प्रिंस और जीव ज्योति ने चेन्नई से भागने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी से पैकिंग की, जितनी कैश थी उठा ली और निकल पड़े। जैसे ही वो शहर छोड़ने की कोशिश करते हैं, अचानक उनके सामने राजगोपाल के गुंडे खड़े होते हैं। ये गुंडे दिन में रेस्टोरेंट के मैनेजर थे और रात को कातिल। प्रिंस, जीव ज्योति और उसके परिवार को उठा लिया गया और उन्हें अशोकनगर के एक गोडाउन में कैद कर दिया गया। 10 मिनट बाद राजगोपाल अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने प्रिंस को एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उसके आदमी भी उसको बेरहमी से पीटने लगे। प्रिंस दर्द से चीखता रहा, जीव ज्योति मेरी मदद करो। तभी राजगोपाल ने कहा, अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एक कोने से सिसकती जीव ज्योति ये सब देख रही थी। राजगोपाल उसके पास गया, उसे बोला, तुझे लगता है तू मुझसे भाग सकती है? अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तेरे साथ जो मन करे
कर सकता हूँ। मैं ऐसी घटिया हरकत करने वाला नहीं, राजगोपाल ठंडी आवाज में बोला। मैं तुझे सही तरीके से अपनी तीसरी बीवी बनाना चाहता हूँ ताकि तू जिंदगी भर मेरे साथ रहे। फिर उसने प्रिंस की तरफ देखा और गुस्से से कहा, मैंने तुझे शहर से बाहर जाने को कहा था और तू इसे भगा ले जाने की कोशिश कर रहा था। तू इसे लेकर नहीं भाग सकता। इसके बावजूद राजगोपाल दोनों को छोड़ देता है, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते की डेडलाइन देता है। फाइनल डिसीजन ले लो। अगले दिन एक अनजान नंबर से जीव ज्योति के फोन पर कॉल आता है। डेनियल, जो राजगोपाल का गुंडा था, पर डेनियल धमकी नहीं देता बल्कि माफी मांगता है। वो कहता है तुम्हें राजगोपाल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए, लेकिन लोकल पुलिस के पास मत जाना। राजगोपाल के आदमी वहाँ सब कंट्रोल करते हैं। वो कहता है सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाओ, लेकिन एक दिक्कत थी, उनके घर के बाहर हर जगह राजगोपाल के गुंडे तैनात थे। लेकिन किसी तरह वो एक प्लान बनाकर घर से भागकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचते हैं। जीव ज्योति राजगोपाल के खिलाफ 30 पेज की शिकायत दर्ज कराती है। इसके बाद वो घर लौटते हैं, लेकिन घर के बाहर अब और भी ज्यादा गुंडे तैनात थे। डरी हुई जीव ज्योति फिर से डेनियल को कॉल करती है। डेनियल उन्हें सलाह देता है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुप जाओ। जीव ज्योति और प्रिंस 6 दिन के लिए एक छोटे से होटल में छुप जाते हैं। 6 दिन तक वो बाहर भी नहीं निकलते। सिर्फ डेनियल के जरिए उन्हें राजगोपाल और परिवार की खबरें मिलती है। जीव ज्योति डेनियल से कहती है पुलिस कुछ नहीं कर रही, मैं जर्नलिस्ट के पास जाऊंगी। डेनियल खुश होकर जवाब देता है गुड न्यूज, मैंने तुम्हारी एक रिपोर्टर से मीटिंग सेट कर दी है। आज शाम एक टैक्सी लो और चेन्नई पुडुचेरी हाईवे पर पहुंचो। शाम को वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तो 2 एम्बेसडर गाड़ियां टैक्सी के सामने आकर रुक जाती है और गाड़ी से बाहर निकलते हैं राजगोपाल के गुंडे। उस गुंडों के हाथों में चाकू थे और दूसरी गाड़ी से निकलता है डेनियल। जीव ज्योति को समझ आता है कि डेनियल ने उन्हें धोखा दिया है। गुंडे दोनों को बुरी तरह पीटते हैं। जीव ज्योति अपने पति को छोड़ने से मना कर देती है, पर गुंडे उसे घसीटकर राजगोपाल के पास ले जाते हैं। राजगोपाल उन्हें एक पेपर दिखाता है और कहता है जो पुलिस शिकायत तूने दी थी ये उसकी कॉपी है। मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरे खिलाफ पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं। फिर वो जीव ज्योति को मुस्कुराते हुए बोलता है चल तुझे एक गांव में ले चलता हूँ, और वो उसे एक गाड़ी में बिठाता है। जीव ज्योति पीछे मुड़कर देखती है पर पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। तो क्या प्रिंस गायब हो गया? अगली सुबह वो एक छोटे से गांव पहुंचते हैं। ये गांव अपने तांत्रिकों के लिए मशहूर था। यहाँ के तांत्रिक अपने जड़ी बूटी और मंत्रों से काला जादू हटाने के लिए जाने जाते थे। राजगोपाल जीव ज्योति को एक तांत्रिक के पास ले जाता है और कहता है इस लड़की से प्रिंस का भूत उतारो। तांत्रिक एक गाढ़ा पेस्ट बनाता है और जीव ज्योति के माथे पर लगाता है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और राजगोपाल के कान में कुछ कहता है। प्रिंस भाग गया है। राजगोपाल को बहुत गुस्सा आता है और वो जीव ज्योति और उसके परिवार को वापस घर छोड़ देता है। अब जीव ज्योति बस एक ही चीज चाहती थी, प्रिंस से बात करना। अगले दिन फोन बजता है। दूसरी तरफ प्रिंस था, लेकिन उसके पास अच्छी खबर नहीं थी। वो कहता है राजगोपाल ने डेनियल को 5 लाख रुपए दिए थे मुझे मारने के लिए, लेकिन शायद उसे मुझ पर दया आ गई, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन एक चेतावनी दी, अगली बार चेन्नई मत लौटना और जीव ज्योति को कभी कांटेक्ट मत करना। जीव ज्योति रो पड़ी। वो कहती है तुम वापस आ जाओ, मैं अन्ना जी के पैर पकड़ लूंगी। प्रिंस ने जवाब दिया तुम क्यों नहीं भाग जाती? क्या जीव ज्योति अब भाग पाएगी? क्या प्रिंस वापस लौटेगा या राजगोपाल की पागलपन की हद अब और भी बढ़ेगी? राजगोपाल ने जीव ज्योति को 6 लाख रुपए दिए और कहा बस ये पैसे रख लो और केस वापस ले लो, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी। लेकिन जीव ज्योति ने
उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मेरे प्यार को तुमने मुझसे छीन लिया, मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, और अब तुम मुझे चुप करवाने के लिए पैसे दे रहे हो। राजगोपाल मुस्कुराया और बोला, देखो तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो ये पैसे लो और आराम से अपनी जिंदगी जियो, या फिर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसकी आंखों में छिपी धमकी साफ दिख रही थी। जीव चौथे ने बिना कुछ बोले पैसे राजगोपाल के मुंह पर फेंक दिए और तेज आवाज में बोली, मैं इस केस को वापस नहीं लूंगी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलाकर ही रहूंगी। राजगोपाल की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा दिखा, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर देखता हूँ कि ये केस कितने दिन चलता है। जनवरी 2003 में कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। पूरे देश की नजर इस केस पर थी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जो दुनिया भर में फेमस था, वो एक क्रूर अपराधी भी हो सकता है। जज ने गवाही और सबूतों को सुनना शुरू किया। डेनियल, जो पहले से ही गिरफ्तार था, अब खुद को बचाने के लिए राजगोपाल के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। उसने कोर्ट में बताया कि कैसे राजगोपाल ने उसे प्रिंस का मर्डर करने का आदेश दिया था और कैसे उसकी बॉडी को कोडाईकनाल में फेंक दिया गया था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि बरामद की गई हड्डियां और डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि वो प्रिंस की ही बॉडी थी। राजगोपाल के वकील ने पूरी कोशिश की कि केस को खारिज करवा दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि प्रिंस की मौत एक एक्सीडेंट थी और जीव चौथी को सिर्फ पैसे के लालच में झूठा केस दर्ज कराने के लिए उकसाया गया था। लेकिन कोर्ट में मौजूद सबूत, गवाह और जीव चौथी की बहादुरी के आगे ये तर्क टिक नहीं पाए। अक्टूबर 2004 में मद्रास हाई कोर्ट ने राजगोपाल को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जैसे ही जज ने ये फैसला सुनाया, कोर्ट रूम में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। जीव ज्योति के आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इंसाफ मिलने की खुशी के थे। राजगोपाल के निधन के बाद भी जीव ज्योति के दिल में वो घाव ताजा था जो उसने सालों तक सहे थे। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना प्यार, अपनी जिंदगी की मासूमियत और अपने सपनों को, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जीव चौथी ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं उसे भूल नहीं सकती। उसने जो किया उसकी सजा उसे पूरी तरह नहीं मिली, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। राजगोपाल की मौत के बाद जीव चौथी ने चेन्नई छोड़ दिया और तंजावुर शिफ्ट हो गई। वो अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, जहाँ कोई उसे उसकी दर्दनाक यादों की याद न दिलाए। उसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और ब्राइडल ड्रेसेस डिजाइन करने का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसने धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा लिया। आज जीव ज्योति का ब्राइडल डिजाइनिंग का बिजनेस पूरे तमिलनाडु में फेमस हो गया है। उसने अपने दम पर एक मजबूत पहचान बनाई और खुद को साबित किया कि वो एक केवल पीड़िता नहीं है बल्कि एक विजेता भी है। जब पत्रकारों ने जीव ज्योति से पूछा कि क्या वो अब खुश है, उसने एक लंबी सांस ली और कहा, खुशी? मुझे नहीं पता कि खुशी क्या होती है, लेकिन हाँ, मैं सुकून में हूँ। मैंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जिंदगी को फिर से बनाया, लेकिन जिस इंसान ने मेरी जिंदगी तबाह की वो बिना पूरी सजा काटे चला गया। यही एक बात मेरे दिल में एक घाव की तरह रहेगी। राजगोपाल का अंत हो गया, लेकिन उसकी कहानी एक सीख बनकर रह गई। पैसे, पावर और प्रभाव से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन न्याय से नहीं बच सकता। जीव ज्योति की हिम्मत और जज्बे ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान हार न माने और सच के लिए लड़े तो अन्याय कभी जीत नहीं सकता। प्रेम, विश्वासघात और न्याय की इस कहानी का अंत यही होता है, लेकिन इससे मिलने वाली सीख हमेशा जीवित रहेगी।